हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे। 3.1 एक्सरसाइज हो गया, 3.2 का इंट्रोडक्शन है। आओ शुरू करते हैं। इसमें क्या बताऊंगा, जितने एग्जांपल्स हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन है, जिसमें मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगा आज। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक का। देखो क्या है, दो इक्वेशन है। तो पहली है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। और दूसरी क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। ये दो इक्वेशन है। अब ना यहाँ पे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। अभी तक हम ग्राफिकल मेथड कर रहे थे, लेकिन ये ग्राफिकल नहीं है। यहाँ पे मुझे ग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, मैंने कहा ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पे जो मैं सीखूंगा ना वो सीखूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता है क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसे मार्कर है, ये दूसरा मार्कर है, मैं कहता हूँ इसका ढक्कन निकाला और इसमें लगा दिया, इसे कहता हूँ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी एक से कुछ चीज लो और उसको दूसरे में पुट करो, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको वापस पहले में पुट करो। देखो एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे x और y की वैल्यू चाहिए। तो मैंने कहा बच्चों ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। मैंने कहा इसको इधर भेजो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2y, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इक्वेशन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब मैं कहता हूँ बच्चों जो x की वैल्यू है ना, ये कहाँ से आई है, तो इक्वेशन नंबर 2 से आई है। तो सुनो मेरी बात सुनो, जो भी जो वैल्यू है वो जिस इक्वेशन से आती है उसको छोड़ के दूसरे में पुट कर दो। तो मैंने कहा ये दूसरे से आई है ना, तो ना इसको पहले में पुट कर दो। अब जहां जहां x है वहां क्या लिख दूं, 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, यही है। तो मैंने कहा ये 7 इससे भी होगा, इससे भी होगा, 7 3 जा 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब ये कितना हो गया, तो 21 माइनस ये हो गया तुम्हारा 14 15 हो गया 29y, और ये कितना है 2। अब बच्चों मैंने कहा 21 इधर चला जाएगा, तो माइनस 29y इज इक्वल टू 2 माइनस 21, तो माइनस 29y इज इक्वल टू माइनस 19, माइनस से 19 गया, ठीक है, माइनस से माइनस, और ये ऐसे हो गया। अब मैंने कहा ये जो है ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 19/29, ये क्या हो जाएगा 19/29। तो मैंने कहा y की वैल्यू आ गई क्या। अब y की वैल्यू कहां से आई है, फर्स्ट इक्वेशन से, तो उसको फर्स्ट में मत रखो, इसको सेकंड या थर्ड किसी में रख दो। तो मैंने कहा थर्ड में रख देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 3 माइनस 2y, तो 3 माइनस 2y, y कितना है 19/29, 19/29, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 माइनस 19 दूनी 38/29, ठीक है। अब यार 29 का पहाड़ा तो मेरे को आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 29 3 जा 87 आता है मेरे को, मजाक कर लो, 29 3 जा 87, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा देखो यार, अब 87 में से, तो 87 में से मेरे को कितना घटाना है, 38 घटाना है। तो मैंने कहा 17 में से 8 गया, तो 17 में से 8 गया तो बच गया 9, ये हो गया 7, 7 में से 3 गया, बच गया 4, तो ये हो गया 49 और ये हो गया 29, ठीक है। तो बच्चों देखो मैंने कहा x की वैल्यू आ गई 49/29 और y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 19/29, 19/29। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करना है सुनो क्या किया मैंने कहा दो इक्वेशन है, तो किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली y के टर्म्स में, और जिस इक्वेशन से निकाली उसको छोड़ के दूसरे में पुट कर दो x की जगह। यहां से y की वैल्यू आई, अब y की वैल्यू फर्स्ट से आई है ना, तो फर्स्ट में मत रखो, सेकंड या थर्ड किसी में रख दो। मैंने कहा थर्ड में रख दी, यहां से x की वैल्यू आ गई। समझ आ रहा है आपको? इसे कहते हैं द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फटाफट इसे नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। और बच्चों जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, उसमें कुछ सिखाने का है ही नहीं। उसमें यही होता है कि दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन से कुछ वैल्यू निकालो, सेकंड में पुट करो, सेकंड से कुछ आंसर आता है, फर्स्ट में पुट करो, ठीक है, और x और y निकालो। वही हमने इसमें किया, वही इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे ना आपको कुछ स्टेटमेंट दी होती है और स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना होता है, ठीक है। तो देखो करते हैं। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन ये है कि एक है आफताब और एक है उसकी बेटी, ठीक है। एक आफताब है, एक उसकी क्या है, बेटी। तो बच्चों जो आफताब है ना वो पिता है, और जो उसकी डॉटर है वो क्या है, उसकी बेटी, ठीक है। तो अब इसके आगे उसने बोला है कि आफताब अपनी बेटी से कहता है कि अभी से जो भी अभी चल रहा है उससे 7 साल पहले मैं ना अपनी बेटी की एज का 7 गुना था,
और अभी से 3 साल बाद मैं अपनी बेटी, मेरी नहीं आफ्ताब की, मैं अपनी बेटी की एज का 3 गुना हो जाऊंगा। कुछ समझ नहीं आया? मुझे भी नहीं आया। देखो समझते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे इतना तो समझ आया कि एज वगैरह की बात हो रही है, तो सबसे पहले आफ्ताब की और इसकी डॉटर की ना प्रेजेंट एज, बच्चों जब भी एज का क्वेश्चन आता है ना हमेशा प्रेजेंट एज मानो सबसे पहले, ठीक है। तो मैं कहता हूं दैट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, जो आफ्ताब है उसकी प्रेजेंट एज होगी x ईयर्स, ठीक है। और उसकी बेटी की दैट प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, वो कितनी हो गई y ईयर्स, वो कितनी हो गई y ईयर्स, ठीक है। अब मैं कहता हूं आफ्ताब ये कहता है कि अभी से 7 साल पहले, बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं अभी 21 साल का हूं, अभी से मैं 7 साल पहले कितने का था? तो आपने कहा भैया 7 माइनस करो, आप 14 साल के थे। मैं कहता हूं अभी मैं 21 साल का हूं, अभी से 3 साल बाद कितना हो जाऊंगा? तो 3 प्लस करो, कितने का हो जाऊंगा? 24 का। तो बच्चों अगर मैं पहले बोलता हूं तो मैं माइनस करता हूं और बाद में बोलता हूं तो क्या करता हूं? प्लस। इस बात को ध्यान रखना। और जो पहले है ना उसके लिए वर्ड यूज होता है एगो, और बाद के लिए यूज होगा फ्रॉम नाउ। क्या वर्ड यूज होगा? फ्रॉम नाउ, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तो देखो क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है अभी से 7 साल पहले। तो ये बताओ अगर मैं 7 साल पहले की बात करता हूँ, 7 साल पहले की, तो जो आफ्ताब है उसकी एज में से कितना माइनस हो गया? 7। और जो बेटी है उसकी एज में से भी कितना माइनस हो गया? 7। भाई सिंपल सी बात है ना। अभी से 7 साल पहले आफ्ताब की एज 7 साल छोटा था, और अभी जो उसकी बेटी अभी जो है 7 साल पहले अभी से 7 साल छोटी तो थी, ये हो गया। अब आफ्ताब कह रहा है अभी से 7 साल पहले जो भी तुम्हारी एज है ना उसका, जो भी तुम्हारी 7 साल पहले की एज है उसका मैं 7 गुना था। तो देखो क्या बोला है, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब अभी से 7 साल पहले जितने साल की तुम 7 साल पहले थी, मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। ये हो गया पहले इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 7, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे, तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। सही है। अब बच्चों मैं कहता हूं इस 7y को इधर ले आओ, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49। ये जो माइनस 7 है ना इसको यहाँ भेजो, तो मैंने कहा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49, माइनस इधर जाके क्या हो गया? प्लस, ठीक है। और 49 में से 7 गया, कितना बचा? x माइनस 7y, ये बचा माइनस 42। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बच्चों आगे सुनना। अब आगे उसने ये कहा है, ये तो 7 साल पहले का केस है, आगे ये कह रहा है और 3 years फ्रॉम नाउ। देखो क्या वर्ड यूज किया है? फ्रॉम नाउ, नाउ के लिए बाद में। तो आफ्ताब की एज अभी से 3 साल बाद होगी x प्लस 3, और जो बेटी है ना उसकी एज होगी y प्लस 3। सिंपल है। तो आफ्ताब कह रहा है अभी से 3 साल बाद जो भी तुम्हारी एज है ना मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। तो जो भी तुम्हारी एज है उसका कितना हो गया? 3 गुना। तो अब इक्वेशन बनाओ, इससे भी होगा और इससे भी। तो x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 3y प्लस 9। इस 3y को यहाँ भेजो और इस 3 को यहाँ भेजो, तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब इसके आगे क्या करना है? अब इसके आगे देखो 2 इक्वेशन है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। तो बच्चों एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर इसे सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। अब मेरे को जगह चाहिए, तो मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। और सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 6। यही है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो अब ठीक है। अब मैंने कहा देखो बच्चों अब मुझे सब्स्टिट्यूशन लगाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है, जैसे मैंने कहा दोनों में से तुम्हें आसान कौन सी इक्वेशन लग रही है? तो मैंने कहा देखो ना ये वाली लग रही है, तो इसे उठाओ, x माइनस 3y इक्वल टू 6। कोई भी तुम्हारी मर्जी, मैंने इसे उठा दिया। अब मैंने कहा ऐसा करो यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो मैंने कहा जिसकी वैल्यू निकालनी है ना उसको यहीं रहने दो, बाकी जो ये है ना इसको इधर भेजो। तो x कितना हो गया? 6 प्लस 3y, ठीक है। अब मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये नहीं आ गई, इसका नाम क्या रख दिया? थर्ड इक्वेशन। अब मैंने कहा थर्ड इक्वेशन आई कहाँ से? थर्ड इक्वेशन आई है सेकंड इक्वेशन से, तो थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में नहीं रख सकता, तो क्या बची? फर्स्ट में रख दो। तो इस वाली वैल्यू को पुट x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 क्या था? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब x की जगह कितना रख दूं? 6 प्लस 3y,
और ये क्या था -7y -42। क्लियर है क्या? अच्छा, अब मैंने कहा देखो 3 में से 7 गए, 4 बचे ना, 6 - 4y = -42। ठीक है, अब यहां से देखना, यहाँ से आगे, तो मैंने कहा 6 - 4y = -42, तो -4y = -42 -6। ठीक है, तो -4y = ये कितना हो गया -48, माइनस से माइनस गया, 4 × y = 48। तो अगर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर किस में आ गया, डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12। y की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब बच्चों जब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो मैंने कहा y की वैल्यू को ना हमेशा मैं रखूं इक्वेशन नंबर 3 में। किस में रखूं? इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, आप बोलोगे फर्स्ट या सेकंड में नहीं रख सकते, तो मेरे भाई फर्स्ट या सेकंड में भी रख सकते हो, लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने कहा सबसे आसान तो यही लग रही है ना, इसलिए रख दिया। इन दोनों में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन इसमें रखोगे इजी पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3 क्या है, एज x = 6 + 3y। x की वैल्यू मेरे को चाहिए 3 × y कितना है 12, तो x हो गया 6 + 12 3 = 36, x हो गया 42। अब ये बताओ x मैंने क्या माना था, आफ्ताब की प्रेजेंट एज, तो मैं ये नहीं बोल सकता प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितना हो गया 42 ईयर्स। ठीक है, और ये जो y था ये उसकी बेटी का प्रेजेंट एज नहीं था, तो मैं ये नहीं कह सकता प्रेजेंट एज ऑफ हिज बेटी, ये कितना हो गया 12 साल। समझे? तो बच्चों मैंने कहा देखो, अभी जो मैंने पीछे जो एक्सप्रेशन बना के रुक गया था, मैंने कहा ये हो गई अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन हो गई? अलजेब्रिक। और ये जो मैंने आंसर्स निकाल दिया ना, ये इसलिए ताकि मैं कौन सी रिप्रेजेंटेशन कर पाऊं, ग्राफिकल। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छे से खत्म होता है, फटाफट इसे नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, इसको करते हैं। देखो ये भी सब्स्टिट्यूशन से करना है, जितने भी हैं सब सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा कोई दुकान है, ठीक है, तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर, यानी 2 पेंसिल और 3 रबर का जो कॉस्ट है वो 9 रुपए है, 9 रुपए। ठीक है, आगे उसने कहा है लेकिन 4 पेंसिल और 6 रबर 6 इरेजर्स का कॉस्ट है 18 रुपए, तो 1 पेंसिल और 1 इरेजर का कॉस्ट बताओ। तो बच्चों सबसे पहले पेंसिल है और इरेजर है, तो मैं लिखूंगा दैट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, हर एक पेंसिल का जो कॉस्ट है मैं बोल देता हूँ ₹X। ठीक है, और दैट कॉस्ट ऑफ ईच पेन, ये जो नया जो हर एक पेन है उसका कॉस्ट क्या हो गया ₹Y। क्या यहाँ तक क्लियर है? अब उसने कहा 2 पेंसिल हैं और 3 इरेजर हैं, तो उसने बोला 2 पेंसिल हैं और 3 इरेजर है और इनका टोटल कॉस्ट कितना है ₹9। तो मैंने कहा 2 क्या है पेंसिल और 1 पेंसिल का कॉस्ट है X, 3 क्या है इरेजर, 1 का कॉस्ट Y। तो ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब मैं दूसरा इक्वेशन लिखता हूं, तो दूसरा क्या है, दूसरा 4 पेंसिल और 6 इरेजर। दूसरा इक्वेशन है 4 पेंसिल और 6 इरेजर, इनका टोटल कॉस्ट है 18 रुपए। तो 4 पेंसिल, 1 पेंसिल का कितना है X प्लस 6 इरेजर, 1 का कितना है Y, ये कितना हो गया 18। 2 इक्वेशंस आ गई। अब बच्चों मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं तो क्या लिखूं, अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं तो मैं क्या करूं, मैंने कहा 2 इक्वेशन है तो किसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दो। तो अगर मैं इसको यही सॉल्व कर दूं, या रहने दो, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो यहां तक हो गया। अब मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन उठाओ, फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन यहां लिखा 2x + 3y कितना है 9। यहां से x की वैल्यू निकालता हूं, तो 2x कितना हो गया 9 - 3y, तो ये 2 कहां चला गया नीचे, तो x की वैल्यू कितनी है 9 - 3y/2। ये कहां से निकाली है, फर्स्ट इक्वेशन से, तो रखोगे किसमें, सेकंड में, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो सीधा सीधा लिखोगे पुट x = 9 - 3y/2। ये जो वैल्यू मैंने निकाली है ना, ये निकाली फर्स्ट से है, तो फर्स्ट में नहीं रख सकता, तो फर्स्ट के अलावा कौन सी बची, सेकंड। पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है भाई, सेकंड इक्वेशन 4x + 6y = 18, तो 4x + 6y = 18, ऐसा हो गया। अब मैंने कहा 4x की जगह 9 - 3y/2 + 6y किसके बराबर है 18। इससे एक कटा 2 9 - 3y + 6y किसके बराबर है 18। तो ये इससे भी और इससे भी, तो 18 - 6y + 6y किसके बराबर है 18। अब देखो +6 - 6 कट गया, तो 18 किसके बराबर आ गया 18। OMG, ये तो OMG हो गया बच्चों। यहाँ पे देखो क्या हुआ,
यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैंने कहा अभी तक मैं क्या कर रहा था कि ना मैं x की वैल्यू y के टर्म्स में रखता था और दूसरे इक्वेशन में रखता था, तो यहाँ मेरे को y की वैल्यू मिलती थी और y की वैल्यू में वापस इसमें पुट करके क्या निकाल देता था x। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे तो y कट गया। अब मेरे भाई अगर y कट गया तो वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे इस जगह ना मुझे x की वैल्यू मिल सकती है ना मुझे y की वैल्यू मिल सकती है। लेकिन मैंने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो हमेशा याद रखना, जब ना ही x की वैल्यू मिले ना ही y की वैल्यू मिले, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए ना, तो ये केस होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। कौन सा केस होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। और जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है ना बच्चों, वो कोइंसाइडिंग लाइंस होती है। कैसी होती है, कोइंसाइडिंग लाइंस। मतलब एक लाइन है और उसके ऊपर क्या है, दूसरी लाइन। अब मैंने कहा अगर मेरे को x और y की वैल्यू चाहिए थी तो यानी मुझे इसको सॉल्व करना था। लेकिन मैंने कहा इसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो x और y की कोई एक वैल्यू थोड़ी होगी, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो मैंने कहा x और y की तुमने एक वैल्यू पूछी, लेकिन जब मैंने ये चीज देखी ना तो मैंने कहा इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, यानी इसकी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। लेकिन तुमने तो एक पूछी है, तो मैं एक कैसे बता सकता हूँ, इसकी तो इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, मैं एक कैसे बता सकता हूं। तो आगे मुझे ये दिखना है कि क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है तो x और y की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। क्यों, तो यहां से सीधा ये लिख दो, x एंड y कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझ आ गया, ऐसे करके छोड़ दो, या यहां पे भी छोड़ दोगे तो हो गया है क्वेश्चन खत्म। फटाफट नोट करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों एग्जांपल नंबर 7 पे चलेंगे और 3.2 का इंट्रोडक्शन यही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लो। इसमें क्या है कि ना टू रेल्स का मतलब होता है जो ट्रेन जिस पटरी पे चलती है ना, उस पटरी को रेल कहते हैं। ठीक है, तो टू रेल्स, तो मैंने कहा एक ये रही और एक ये रही, ऐसी बनती है ना रेल्स। मान लो ये दो रेल्स हैं। ठीक है, अब इसको ना रिप्रेजेंट करना है, तो पहली वाली रेल को इस वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है और दूसरी वाली रेल को इस वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों पटरियां आपस में काट रही होगी, मतलब एक पटरी ऐसे जा रही है और दूसरी ऐसे, होता है ना ऐसे। समझ गए ना। तो ये है, तो क्या ऐसा हो रहा है। तो बच्चों इसका सीधा मतलब है कि क्या जो इन दोनों इक्वेशन से बनने वाली लाइन है क्या वो इंटरसेक्ट कर रही है। सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को ना दो मेथड से बताता हूं। तो मेथड 1 देखो, मेथड 1 सबसे पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी x + 2y - 4 = 0। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखी सेकंड इक्वेशन 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, अब मैंने कहा मेथड 1 ये कहता है बच्चों, ये बताओ मुझे यही तो चेक करना है कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। तो इंटरसेक्टिंग के लिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के, है ना। अगर ऐसा है तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं a1a2 b1b2 और c1c2 निकालूंगा। तो इसको किससे कंपेयर करूंगा, कंपेयर विथ a1x + b1y + c1 = 0, और इसको कंपेयर विथ a2x + b2y + c2 = 0। तो मैंने कहा a1 देखो, x के पीछे यहाँ पे a1 है, x के पीछे यहाँ कुछ नहीं है, तो a1 की वैल्यू कितनी है 1। y के पीछे यहाँ पे b1 है और y के पीछे यहाँ पे क्या है 2। फिर यहाँ है c1, यहाँ कितना है -4। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ। x के पीछे यहाँ पे a2 है और x के पीछे यहाँ पे कितना है 2। y के पीछे यहाँ पे b2 है और y के पीछे यहाँ पे कितना है 4। यहाँ है c2 और यहाँ कितना है -12, माइनस प्लस साथ में। ठीक है, अब मैं कहता हूँ अगर इंटरसेक्टिंग है तो पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, a1/a2 निकालता हूँ, a1/a2 निकालता हूँ, b1/b2 निकालता हूँ, c1/c2। तो मैंने कहा 1, ये कितना है 2, ये है 2, ये है 4, और ये है -4, ये है -12। तो मैंने कहा ये हो गया 1/2, माइनस से माइनस कटा, ये हो गया 1/3। तो मैंने कहा 1/2 बराबर तो है 1/2 के, लेकिन ये 1/3 के बराबर नहीं है। तो बच्चों अब इसके आगे देखो, इसके आगे तो मैंने कहा ये क्या था a1/a2, तो a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कौन सा केस बनता है बच्चों, ये केस बनता है पैरेलल लाइंस का। किसका केस होता है ये, पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस में ना कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। पैरेलल लाइंस में क्या कोई सॉल्यूशन मिलता है, मैंने कहा दो लाइंस हैं तो सॉल्यूशन होता है कॉमन पॉइंट। यहाँ कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो केस बना ये बना पैरेलल लाइंस का। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बोथ रेल्स हैं वो कैसी है, पैरेलल।
कैसी है, पैरेलल। अब अगर दो लाइंस पैरेलल है तो क्या वो एक दूसरे को कभी काटती है, नहीं। तो सीधा सीधा रेल्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो उसने यही तो पूछा था, क्या वो दोनों पटरियां एक दूसरे को काटेगी, तो भाई काट का रही है, वो दोनों तो पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन काटती नहीं है। तो सबसे पहले इसके A1 B1 C1 निकाल दो, इसके A2 B2 C2 निकाल दो, फिर ये कंपेयर करो। मैंने कहा जो ये वाला केस है ये पैरेलल का केस है, और पैरेलल लाइन में अगर दोनों पटरियां पैरेलल है तो काटेगी कैसे, और अगर काटेगी नहीं तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था क्या काटेगी, तो आंसर है नहीं। ठीक है, ये था मेथड नंबर 1। फटाफट इसे नोट करो, मेथड नंबर 2 सिखाता हूं इसी क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, हो गया। ठीक है, अब मेथड नंबर 2 सीखो। देखो ये बताओ, ये जो हम पढ़ रहे क्या पढ़ रहे हैं, तो भैया आप पढ़ा रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सही बात है। तो मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड बता रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने सब्स्टिट्यूशन से थोड़ी कराया, इसको तो मैंने वैसे कराया जैसे मैंने तुम्हें 3.1 के इंट्रोडक्शन में सिखाया था, टेबल से। लेकिन इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे करोगे, तो देखो अब जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना, वो तुम इस क्वेश्चन को करोगे बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कैसे करोगे, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो कैसे, तो मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट वो भी सही था ये भी सही था, जो मेथड अच्छा लगे, आना आपको दोनों चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y - 4 = 0। सेकंड इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0। सही बात है। तो इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। आसान कौन सी लग रही है, ये वाली। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये उधर गया 4 और ये उधर गया माइनस, तो यहाँ से ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने कहा ये कहाँ से आई है, फर्स्ट से, तो इसको फर्स्ट में नहीं रखूंगा, किस में रखूंगा, सेकंड में। तो पुट x = 4 - 2y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है 2x + 4y - 12 = 0। 2 × 4 - 2y + 4y - 12 = 0। 2 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इससे भी। 2 4 = 8 और 2 2 = 4 + 4y - 12 = 0। ठीक है, तो मैंने कहा आप जरा ध्यान से देखो, -4 और +4 क्या ये कट रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 8, देखो ये कट गया ना, ये पूरा कट गया, तो यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा -12 = 0। अब ये हो गया -4 = 0। इसके बाद देखो -4 किसके बराबर नहीं हो गया, 0 के, तो यहाँ से मैंने लिखा -4 किसके बराबर आ गया, 0 के। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या -4 कभी 0 के बराबर हो सकता है, आपने कहा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे x की वैल्यू मिली, आपने कहा नहीं मिली। क्या y की वैल्यू मिली, आपने कहा नहीं मिली। यहाँ पे LHS और RHS बराबर हुआ, आपने कहा नहीं हुआ। तो मैंने कहा जब ना x की वैल्यू मिले ना y की वैल्यू मिले और LHS और RHS भी बराबर ना हो, उस केस में क्या होता है, उस केस में जो मेरे पास जो केस बनता है ना, वो बनता है नो सॉल्यूशन का केस बनता है। किसका केस बनता है, नो सॉल्यूशन। और मैंने कहा नो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, नो सॉल्यूशन मतलब है नो कॉमन पॉइंट, मतलब दोनों लाइन में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है। और कॉमन पॉइंट किन लाइन में नहीं होता, कॉमन पॉइंट उन लाइन में नहीं होता जो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। वो कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन। तो मैंने कहा नो सॉल्यूशन में जो केस बनता है वो कौन सा केस बनता है, पैरेलल लाइंस का। अब मैंने कहा अगर वो दो ट्रैक आपस में पैरेलल है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट थोड़ी करती है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं रेल डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कह सकता हूं ना ऐसे। ठीक है, तो फटाफट आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूं कि कब यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी कब एक्स वाई की वैल्यू आएगी, कब कोइंसाइडिंग का केस बन जाता है, कब पैरेलल का केस बन जाता है। ठीक है, फटाफट इसे नोट करो। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं ये खत्म करते हैं और मैं यहाँ पे आपको एक फाइनल कंक्लूजन देता हूँ कि मैं क्या समझा रहा हूँ। देखना बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि 3 केस होते हैं, 3 केस। ठीक है, पहले केस में पहला, दूसरा और तीसरा। पहले केस में क्या होता है कि ना दो इक्वेशन आपके पास, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले इक्वेशन से आप कुछ x की वैल्यू निकालो, उसको सेकंड में पुट करो और यहाँ से आपको कुछ y की वैल्यू मिलती है। तो मैंने कहा जब आप ऐसा करते हो तो आपको y की वैल्यू मिलती है, फिर आप वापस पुट करते हो आपको x की वैल्यू मिलती है। तो ये होता है नॉर्मल केस। इस केस में जो अपने पास आता है ना, वो आता है यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा केस आता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है जो लाइन्स है वो क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, तो बच्चों ऐसा कहाँ हुआ, तो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 में यही तो था।
ठीक है। अब उसके बाद देखो बी में क्या होता है, फिर से दो इक्वेशन है, तो ये वाली होगी लाइन नंबर 1, ये वाली देगी लाइन नंबर 2। अब इस इक्वेशन से कुछ x की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करो, ठीक है, और सेकंड में पुट करने के बाद आपको कुछ y की वैल्यू निकालना चाहते हो। तो जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप देखते हो ना x की वैल्यू मिलती है ना y की वैल्यू मिलती है, लेकिन मैंने कहा जो LHS है वो RHS के बराबर हो जाता है। तो मैंने कहा ना x की वैल्यू मिली ना y की वैल्यू मिली, लेकिन LHS और RHS आपस में बराबर हो गए। इस कंडीशन में कोइंसाइडिंग लाइन का केस बनता है। किसका केस बनता है? कोइंसाइडिंग, मतलब एक लाइन है और उसी के ऊपर है आपकी दूसरी लाइन। तो मैंने कहा इनका हर एक पॉइंट कॉमन है और एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो मैं बोलता हूं इस केस में इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। और जितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं ना बच्चों, उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो इस केस में सॉल्यूशन भी कितने हो गए? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आपको ये बात समझ आई? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ऐसा भी तो देखा हमने, ऐसा भी तो देखा, वो जो पेंसिल और इरेजर का जो कॉस्ट वाला क्वेश्चन है उसमें यही तो हुआ ना, x की वैल्यू आई ना y की वैल्यू आई, लेकिन LHS और RHS बराबर हो गया, तो कोइंसाइडिंग लाइन का केस बना और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए। अब इतने ज्यादा सॉल्यूशंस आए कि हम बता ही नहीं सकते कि कोई एक सॉल्यूशन क्या है, समझे? अब थर्ड केस में क्या होता है, फिर से आपके पास दो इक्वेशन है, यहां से कुछ x की वैल्यू निकालते हो, कुछ y की वैल्यू निकालते हो, तो ना आपके पास x आता है ना आपके पास y आता है। लेकिन इस केस में LHS और RHS बराबर तो था, इस केस में LHS और RHS बराबर भी नहीं होता। तो ये जस्ट हमने अभी अभी देखा है, वो रेल वाला क्वेश्चन, ये होता है पैरेलल लाइन का केस होता है। किसका केस होता है? पैरेलल लाइन, ऐसे लाइन 1 और लाइन 2। अब यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं, तो इन दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट। और अगर कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है तो क्या कोई सॉल्यूशन मिलेगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। जल्दी 3.2 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आएगा, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।